सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अब्दाब। सर क्या हाल हैं? सर क्या बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले बोल न्यूज़ पर मैंने देखा कि स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस के साथ पैकेज चला अरशद का और मेरा खून फिर से गर्मा गया। सो बार बार टाइमलाइन पे कोई चीज़ आ जाती है, बार बार टीवी पे कोई चीज़ आ जाती है और फिर एकदम से ना जो रात को माहौल था वो वही बन जाता है। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है जो हम आगे शो में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सारी चीज़ के ऊपर। सबसे पहले सबको मुबारकबाद हो बोलो जनाब के प्लेटफॉर्म से, बोल टीवी के प्लेटफॉर्म से। अरशद नदीम साहब नंबर 1, उनके पेरेंट्स, अहले खाना तमाम और पूरा मुल्क सर इस टाइम रिजॉइस कर रहा है, बेहतरीन हो गया। और सर देखें इस शो के ऊपर हमने बड़ी दफ़ा एक बात की है और इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बोलो जनाब को, मतलब बिल्कुल क्रेडिट हम मांग नहीं रहे, एक सूत्र क्रेडिट का जो एंगल है वो मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा इस बात पे कि हमने शो के ऊपर कहा है कि क्रिकेट की थोड़ी जान छोड़ें और शो अपॉन शो हमने ये कहा है कि क्रिकेट की जान थोड़ी सी छोड़ें। हमने इस शो पे वॉलीबॉल डिस्कस किया है, हमने हॉकी की जो हमारे कम बैक्स आ रहा है वो डिस्कस किया है। हमारे दोनों वॉलीबॉल और हॉकी के स्टार्स जो हैं वो नहीं पहुंच सके इस दफ़ा ओलंपिक्स में, कुछ नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट टाइम पहुंचेंगे। और मेरे ख्याल में सर जो दरवाजे आप खुले इस गोल्ड मेडल से, वो कुछ जेवलिन तक आपको लगता है महदूद रहने हैं, वो आगे तमाम स्पोर्ट्स में ट्रांसलेट करेंगे। मेरे तो ख्याल में इस वक्त अगर कुछ लोग अगर परेशान हो रहे हैं थोड़े से भी, मैं खुश तो हो रहे होंगे यकीनन, मैं उसका नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी परेशानी का एलिमेंट आ रहा होगा, वो होगा शायद पीसी भी थोड़ा सा और हमारे क्रिकेटर्स भी कि यार कि अब स्टारडम में जो बार सेट कर दी है अरशद नदीम ने, उसको पकड़ना जो है सर आपको इतनी सौखी बात नहीं रही। बिल्कुल, देखिए हम जब बात करते थे दूसरी स्पोर्ट्स की, हम यहाँ पर पूरी अपडेट्स देते थे, न्यूज़ डिस्कस करते थे, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं उनकी निशानदेही करते थे। और आपस की बात है हमारी रेटिंग कम थी और हमें सारे देखने वाले ये कहते थे कि जी आप भी बात करें ना, मेन स्ट्रीम में जो हो रहा है उसकी बात करें, क्रिकेट की बात करें, आपको भी रेटिंग मिले। लेकिन सर जेवलिन थ्रो करने वाला अरशद से पहले कौन था पाकिस्तान में? कोई नहीं था ना, उसका टाइम आ गया ना। सर ये हमारा टाइम आना है। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुबारक पूरे पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ पूरे खित्ते को मुबारक, इंडिया को भी मुबारक। सिल्वर मेडल लिया है नीरज चोपड़ा ने और यही सर टॉप 2 हमारे बंदे थे, हमारे खित्ते के बंदे थे। और अगर कोई एक और पंजाबी हरियाणवी बॉय गया होता तो टॉप 3 हमारे थे सर। सर बिल्कुल सर, ये इतनी बड़ी बात है कि आपका गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक ही मतलब खित्ते से आ रहा है, नंबर 1। दूसरा ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं सर देख रहा हूँ कि दोनों तरफ से ना जो लोग फॉलो करते रहे हैं दोनों का करियर्स, उनकी तरफ से तो इस किस्म के बयान नहीं है, लेकिन जिन्होंने कल रात को जेवलिन डिस्कवर किया है ना कि अच्छा ये भी, इसमें हमारा बॉय भी है और आपका बॉय भी है, तो वही पुरानी किस्म की बातें कि जी अच्छा चलने दो, ऐसी क्या बात है, ये हो गया तो वो हो गया। इस चीज़ को, स्पोर्ट्स की ना बाउंड्रीज नहीं होती, स्पोर्ट्स के बैरियर्स नहीं होते। ये दोनों दोस्त हैं, ये बाकायदा दोस्त हैं और क्योंकि कम्पीट करें एक दूसरे के साथ। फ़र्क सिर्फ ये है कि नीरज जो था वो अरशद से जितने बड़े इवेंट्स थे उसमें जीतता रहा है हमेशा। सिल्वर पे था वो गोल्ड पे था, अरशद ब्रॉन्ज पे था तो वो सिल्वर पे था, इस किस्म की चीज़ थी। बट ये पहली दफ़ा हुआ है सर कि अरशद नदीम ने उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हराया है। लेकिन सर वो उस तरह से हार जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप हार गए हैं, वो ना उसके ज़हन में इस किस्म की बात है। ज़ाहिर है ऐसा स्पोर्ट्स मेंटालिटी ये होती है कि यार मैंने गोल्ड लाना है, सिल्वर इज सेकंड बेस्ट। बट इवन इन दैट रिस्पेक्ट कल के आप मनाजर देखें सारे, तो कोई भी इस किस्म की चीज़ हमें फील होने ही नहीं दी दोनों ने। बिल्कुल सर। और दूसरा जो इन दोनों की माओं ने साबित किया है कि माएँ भी सांझी होती हैं, बच्चे भी सांझे होते हैं। दोनों ने एक दूसरे की खुल के तारीफ, उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा है दूसरा। दोनों जो उनकी वालदा हैं उन्होंने एक ही बयान दिया कि उन्होंने, वो कह रही है कि यार ऐसी क्या बात है, वो मेरा बेटा है। अरशद नदीम की वालदा भी यही कह रही है कि वो भी मेरा बेटा है। तो सर ये तो क्या देखें ना, एक मदरली लव जो होता है ना सर, उसके अंदर फिर वो नहीं देखता ये स्पोर्ट्स और ये सिल्वर और गोल्ड, और वो देखती है कि यार ये तो दोनों एक ही जगह से हैं मतलब। और मेरे ख्याल में सर इनकी जो आपने मुझे बताया था कि इनकी जो चोपड़ा की जो फैमिली है
वो मतलब इलाका इतना दूर नहीं है आपस में प्री पार्टीशन। सर वो हरियाणा, ये भी हरियाणा के, ये 1947 में इधर आए थे अरशद की फैमिली जो है, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 1-2 गांव का फर्क है, करीब करीब रहते यानी हैं। कि ये कोई मट्टी की चीज है, ये मट्टी की चीज है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तीसरा गया होता हमारे यहाँ से तो उसने लेके आना था ब्रॉन्ज। बिल्कुल। तो सर थोड़ी सा इसकी जो स्टैट्स वगैरह हैं वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने आखिरी जो मेडल लिया ओलंपिक्स के अंदर वो 1992 में था, और आखिरी जो गोल्ड मेडल था वो 84 में था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो 3 दहाइयों के बाद जो गोल्ड मेडल अब फाइनली पहुंच रहा है यहाँ पे, मतलब मेडल पहुंच रहा है यहाँ पे वापस इंशाल्लाह। अभी हमारे शो जो से पहले अभी उनकी वो सेरेमनी भी हुई है, वो भी बड़ी बेहतरीन थी। तो सर लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में गोल्ड मेडल किसी पाकिस्तानी ने आज तक नहीं लिया। ये बहुत एक डिस्टिंक्शन है जो कि लोगों को रियलाइज़ करनी चाहिए कि टीम स्पोर्ट्स में तो एक बड़ी सपोर्ट हो जाती है। मैं ये कोई डिमिनिश नहीं कर रहा टीम स्पोर्ट्स की इवेंट को, वो बड़ी मेहनत मांगती हैं और स्किल लेवल एक्सट्रीम मांगती हैं, बट इंडिविजुअल स्पोर्ट के अंदर गोल्ड मेडल लाना ये एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट का बंदा जो है ये चीज़ कर सकता है। और जेवलिन थ्रोइंग जो है, इस किस्म की जो एथलेटिक स्पोर्ट्स होती हैं उनकी बड़ी लोनली स्पोर्ट्स होती हैं। इनके अंदर आप आया अपने कोच से गुफ्तगू कर सकते हैं, नरसिद को भी देखा करते हुए, चोपड़ा भी कर रहा था, बाकी के एथलीट्स भी कर रहे, थोड़ी बहुत ही आप कर सकते हैं। बट जब टाइमर ऑन हो गया वो, उसके बाद आप हैं, आपकी परफॉर्मेंस है और उसने आपको आगे लेके जाना है। और उस दौरानिए में जो आप देखते हैं, यार मैं किस स्टेज पे हूँ उस टाइम, मेरे साथ दुनिया के जो टॉप हैं वो साथ खड़े हैं, और पहली थ्रो जो है आपकी वो आपकी ओवर स्टेपिंग हो गई, और दूसरी में आपने 92.97 फेंक के, मतलब 93 कह लें उसको, ओलंपिक रिकॉर्ड को उड़ा के रख दिया। ये सर मतलब ये आम किसी शख्स की बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल सर। दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि ओलंपिक तो रिकॉर्ड बन गया, अगर आप ओवरऑल भी देखें ना तो मेरे ख्याल में 5 से 6 नाम हैं जो कि अरशद से ऊपर हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप ये देखेंगे ना कि शायद एक आधा नाम ऐसा है या 2 नाम ऐसे हैं जो कि जेवलिन की जब हैत बदली थी ना, शुरू में जेवलिन ऐसा नहीं होता था, उसका वेट भी कुछ और था, उसकी शेप भी कुछ और थी, वो आगे से इस तरह पॉइंटेड भी नहीं था, सो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता होता था। अच्छा, वो वाले जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो अनबीटेबल हैं इस जेवलिन के साथ। सो अगर आप देखेंगे ना इस नए जेवलिन के मुताबिक, तो ये आपको 7वें 8वें नंबर पे नहीं, ये शायद आपको दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे मिलेंगे। हाँ सर बिल्कुल। और जो उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो जो तोड़ा, वो मेरे ख्याल में बीजिंग में रिकॉर्ड बनाया गया था, ओलंपिक रिकॉर्ड, और उसके मेरे ये नहीं कि उन्होंने कोई पॉइंट समथिंग से, मेरे ख्याल में 2-3 मीटर से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि उनकी जो लास्ट थ्रो थी, मतलब गोल्ड आ चुका है अभी, तो उन्होंने लास्ट पे ये सोचा कि यार लोगों को ये ना लगे कि कोई तुक्का लग गया, मेरा को फ्लूक हो गया, तो उन्होंने जो अपनी वो थ्रो भी फेंकी वो भी लॉन्गेस्ट थी इसकी, मतलब पहली भी लॉन्गेस्ट उनकी थी, दूसरी भी लॉन्गेस्ट अरशद की थी, 91 से ऊपर लास्ट थ्रो फेंकी उन्होंने, और इसके करीब कोई नहीं था, कोई 90 की जोन में नहीं था। सर आपने और मैंने सर जब ये डिस्कशन हो रही थी हमारी वैसी ऑफ द स्क्रीन, तो मैं क्योंकि मतलब फॉलो कर रहा था अरशद को, आप भी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यार मुझे लग नहीं रहा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है और उसके राउंड्स जो हैं उसके 90 के नंबर्स ही नहीं आ रहे, तो शायद 90 वाली कंडीशंस है ही नहीं वहाँ पे। वो अरशद नदीम ने कहा ऐसी की तैसी। सर देखें, जो नीरज है ना उसने कभी भी 90 थ्रो नहीं की, लेकिन वो इतना कंसिस्टेंट मशीन है, फ्रॉम 87 टू 89 वो इतना कंसिस्टेंटली फेंकता है कि शायद दुनिया में इस वक्त कोई इतना कंसिस्टेंट नहीं है। जहाँ तक अरशद की बात है ना, अरशद ने जब कॉमनवेल्थ में 90 फेंका था, सो इसकी जब बेसिकली जब इसने साइन किया ना साउथ अफ्रीकन कोच, और ये जो इस वक्त हुकूमतें भी कहती फिर रही है ना, हुकूमत और दीगर लोग, पिछली हुकूमत, ये वाली हुकूमत तो आएंगे ना अभी हम इस बात, हाँ, जो इस पे इन्होंने बार बार कह रही है ना कि हमारा बड़ा किरदार था, वो बेसिकली अगर इनका कोई किरदार था ना थोड़ा सा, तो वो सिर्फ इतना था कि जब इसका साउथ अफ्रीकन कोच साइन अप हुआ, तो इसने जब साउथ अफ्रीका जाना था तो इन्होंने एनओसी दे दिया था, शायद कोई थोड़ी बहुत माली मुआवनत भी की हो, सो दैट्स अबाउट इट। क्योंकि आपको पता है बाकी स्पोर्ट्समैन को ये भी नहीं मिलता, और यहाँ पर तो देखें स्पोर्ट्समैन को हमें पता है एनओसी ही नहीं मिलता, पैसे तो आप जाने ही दें। खैर, बुनियादी बात यह है कि जब वो साउथ अफ्रीकन कोच ने इसको देखा तो उसने तब इसको एक बात की थी कि तुम्हारा पोटेंशियल 95 का। सो ये जो है ना, ये एक लीग पार्ट है, ऐसा स्पोर्ट्समैन शायद इस हमारे मुल्क में पैदा ही नहीं हुआ सर। और 95 का आपने जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा
कि मेरी एक जो थ्रो थी जो 88 की थी वो 95 की थ्रो थी, ट्रजेक्ट्री गलत हो गई। सर हम तो देख रहे हैं ना कि एक तो देखें उनकी जो ओलंपिक रिकॉर्ड वाली थ्रो थी उस पर उनका जो हाथ की रिलीज स्पीड थी वो 110 किलोमीटर पर आवर थी, 110 किलोमीटर पर आवर। इस पर गाड़ी नहीं कुछ चलाता इतने पे सवाई मोटरवे पे, और वो उनके हाथ की रिलीज स्पीड थी और उसने जो 92 किया। आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि इसमें ट्रजेक्ट्री नहीं मैच हुई मेरे से। सर ये देखें, आप वो देख रहे होंगे कल जब हमने देखे ये, तो एक वो आपको ग्राफ के ऊपर ट्रजेक्ट्री भी बता रहे होते हैं। सर ये नहीं है कि आपने बस खड़े होकर भाग के जोर से फेंक देना है, आपने असेस करना है कि किस हाइट पे मैंने फेंकना है। कंडीशन सर, विंड कंडीशन सब कुछ इसके अंदर होती है। ये ऐसे नहीं है कि बस एक स्पोर्ट है जिसमें बस फेंक देंगे। और सर मैं तो ये भी सर दुनिया की कोई स्पोर्ट अब ऐसी नहीं रह गई जिसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर और मुझे यकीन है सर कि वहाँ तमाम जो स्पोर्ट्समैन थे, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा, उनकी साइंस सुपीरियर थी। उनके पास पीछे ना एक टीम भी थी। अरशद नदीम जो है वो अपने गॉड गिवन टैलेंट और ऑब्वियसली जो उनके मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ था उनके ऊपर तो हम आते हैं अभी, उनकी वजह से उन्होंने ये चीज़ अचीव की है। सर इससे मैंने जैसे शुरू में बात की कि कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सर मैं उस पर ज़रा आना चाहूँगा कि इससे होगा क्या। और सॉरी आपने एनओसी की बात की, तो एनओसी तो सर वो उसके गले में, अब मतलब हर चीज़ का एनओसी जो है ना वो यहाँ पे गोल्ड मेडल की सूरत में, तो एनओसी की अब टेंशन ही लेनी हमने। सर इससे होगा ये कि इनके जो बाकी यूथ है एक तो वो अब इस स्पोर्ट में इंटरेस्टेड होगी डेफिनेटली। और मेरे तो ख्याल में अभी ही सुबह उठते ही बच्चों ने जिन्होंने रियलाइज़ किया होगा ये हो गया है, उन्होंने तो जो नेज़े हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए होंगे और वो अब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नंबर 1। नंबर 2 सर आप ये देखें कि एक ओलंपिक इवेंट का, इतने बड़े इवेंट का जो एक्सपोजर है ना प्लेयर पे डेफिनेटली, लेकिन उसके स्टाफ पे भी। सलमान भट्ट साहब गए हुए इनके साथ एज कोच। अब मैं नॉट द क्रिकेटर, नॉट द क्रिकेट, हाँ तो जो इनके कोच है उनका नाम भी सलमान भट्ट है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ सर कि ये उनका भी, जैसे अरशद का ये पहला ओलंपिक एक्सपीरियंस नहीं, उनका ओलंपिक एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट थिंग्स लीडिंग अप टू दी ओलंपिक विन का जो एक्सपीरियंस है ये उनका भी पहला है। और इस पे हम बड़े चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, मतलब वो और लोगों को भी कोच कर सकते हैं। और सर अब इंटरनेशनल जो एथलेटिक कम्युनिटी है जिसके अंदर जेवलिन की जहाँ चीज़ें होती हैं, जो तमाम मुल्क रिप्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर आपका नाम सबसे टॉप पे अरशद नदीम का। यानी कि ये एक 1 फ़ोन कॉल हुए हैं जब अगर ये स्पॉन्सर्स को या जो क्लीट्स बनाते हैं या इस स्पोर्ट के अंदर एडवांस ट्रेनिंग देते हैं कोचेज़ को, अगर ये लाना चाहें यहाँ पे मज़ीद इंटरनेशनल को, तो और कहें जी कि अरशद के साथ एक नया लड़का हमने आइडेंटिफाई किया, उसको अब हमने आपको चेक कराना है, ज़रा उसकी ट्रेनिंग करनी है हमने। तो आपको लगता है अब इनके फ़ोन जो है वो पहली बैल पर नहीं उठाएगा कोई? बिल्कुल उठाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा रंग में भंग डालने लगा हूँ, लेकिन आपको पता है कि इसी ओलंपिक्स में बहुत बड़ी ज़्यादती हुई हमारे जो वेट लिफ्टर हैं नोह भट्ट, उनके साथ कॉमनवेल्थ में 3 मेडल्स जीते थे वो। इस ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, और उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे सरकार ने कह दिया कि जी आपने कोई गलत फेडरेशन साइन कर ली है, तो आप जो है सही वाली जो हमारी ओलंपिक फेडरेशन है उसका हिस्सा नहीं, हम आपको नहीं भेजेंगे। वो बंदा तरले मारता रह गया कि यार मुझे नहीं पता कौन सी सही है, कौन सी। तो डिनाई कर दी इस बात को, मैं किसी एसोसिएशन के साथ, मैं किसी के साथ ही नहीं हूँ, जो कहते हो वहां कर लेता हूँ साइन, मुझे बताओ कहाँ मैंने जाना है, मैंने जाना है। इन्होंने उसको नहीं भेजा। यहाँ पे हर स्पोर्ट इतनी पॉलिटिसाइज्ड है, यहाँ पे एनओसी एक बाकायदा मसला है। सो कमिंग बैक टू अरशद नदीम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और अल्लाह करे कि इस एक्सपोजर के बाद उनको इस चीज़ का एहसास भी हो जाए। आपको याद है एक दफ़ा ना ये एक न्यूज़ आई थी, हालांकि इट वाज नॉट ट्रू प्रोबेबली, कि जी इनके पास, अरशद नदीम के पास जेवलिन ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। अच्छा वो फेक थी न्यूज़ या जो भी था, लेकिन उसमें जब नीरज से बात की गई ना, तो नीरज का इंटरव्यू रिकॉर्डेड पड़ा है, उसने बड़ा उस तरह से कहा कि जी अगर हालात इतने ख़राब हैं तो वो जेवलिन कंपनी जो बनाती है उसको ईमेल कर दें, वो अरशद जैसे एथलीट को तो वो गिफ्ट कर देंगे, दर्जन भेज देंगे। हाँ। सो अच्छा अब अगेन उसका एक्सपोजर वो वाला है कि उसको पता है कि यार एक इस लेवल का एथलीट है, वो एक ईमेल करेगा तो 50 दरवाजे खुल जाएंगे। हम लोग ईमेल करने से घबराते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी ये पावर है कि हम ये कर सकते हैं। सर इस पे मैं आपको अगेन मैं भी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होऊंगा, लेकिन लिंक वापस करूंगा इसको इस चीज़ से कि आपको पता है गोल्फ जो है यहाँ पे बहुत लड़के खेलते हैं। वो हमारे शो पे भी अनकरीब आएंगे, अहमद बेग नाम है उनको वो बड़े अच्छे गोल्फर हैं, वो भी एशियन टूर पे 2 इवेंट्स जीत के आए हैं। उनके बारे में हमने हाईलाइट करना है। थोड़ी इक्विपमेंट, ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो गोल्फ के मेजर ब्रांड्स हैं, वो इक्विपमेंट भेज देते हैं यहाँ पे कि यार आपको हम भेज रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे नुमाइंदे हैं,
आपने फलाने प्लेयर को देनी है, फलाना जो आपके नेशनल लेवल का खेल गया ये वो, सर वो चीज़ दुकान में खड़ी हो जाती है बिकने के लिए, उन तक नहीं जाती जो मुफ्त भेजी होती है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो भी मैनेज कर रहा है ओलंपिक्स में या बाकी चीज़ों में, इनको आई होगी दावत इस चीज़ की कि यार हम इक्विपमेंट स्पॉन्सर करना चाहते हैं, फलानी चीज़ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन शायद अरसे तक वो चीज़ ना पहुंची हो। या अगेन मैं बिल्कुल सर्कमस्टांशियल बोल रहा हूँ, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, बट ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ अब नहीं हो सकती ये चीज़। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह आप अगर देखें ना कि हम अगली ब्रेक में सुनाएंगे कि इसकी स्टोरी कितनी एस्पायरिंग है। अब बात ये है कि इतनी एस्पायरिंग किसी की स्टोरी हो, ट्रू स्टोरी हो, उस पर तो हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहता है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं बन सकती। यहाँ पे तो आपको पता है स्टैनले वॉलपोर्ट की जो बायोग्राफी थी जिन्ना साहब की, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सैंक्शन की थी, पैसे दे के लिखवाई थी और खुद बैन कर दी। तो यहाँ पे अगर हॉलीवुड आ भी जाता है फिल्म बनाने, तो हो आप दिखा ही नहीं सकते पैरेलल के जी पाकिस्तानी ओलंपिक कमेटी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पाकिस्तानी सरकार में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सो मच सो कि ये तो चले सरकार के मसाइल है ना, यहाँ पे इनकी कोई फैमिली डिस्प्यूट होगा प्रॉपर्टी का, उस पर इनके घर वाले कहेंगे ना करना यार, टेढ़ नहीं नंगा करना, अपने रिश्तेदार हैं। सो यहाँ पे आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट ही नहीं कर सकते। सर एक तो ये मसला है, मैं बल्कि इसके ऊपर मेरे भी एक दो पॉइंट्स हैं, ये जो आपने फिल्म वाली बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने यहाँ पे जाना एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, अरशद नदीम की कल की विक्ट्री, पाकिस्तानी तमाम जो हैं वो बेतहाशा बहुत खुश हैं सर, लेकिन एक जहाँ इतनी खुशियाँ हों, जहाँ इतनी मुस्बत चीज़ें चल रही हों, सारा सेंटिमेंट जो अच्छा है, उधर आपको और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि ये जो अचीवमेंट है ये खुदा ना खास्ता ज़ाया ना होए। तो उसमें सर दो तीन बातें, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी भी तरह मूड ख़राब हो किसी का इसके ऊपर। तो सर एक तो ये कि आपने जो हमने माजी में देखा है कि हमारे बहुत स्पोर्ट्स में बहुत स्टार्स जो हैं वो बाहर गए हैं और उन्होंने बड़ी चीज़ें अचीव की हैं। एक स्पोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूँगा, स्नूकर का। स्नूकर से पाकिस्तान ने बड़ी एक्सपोर्ट की है लोगों की और बड़े प्लेयर्स की, और अमूमन हमने देखा है क्योंकि वो उसको इतनी हाइप नहीं मिली या ऐसी स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिली या लोग खेलते कम हैं, देखते कम है। तो जब भी हमारा कुछ बाहर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीत के आए हैं, तो जब एयरपोर्ट के मनाज़र आप देखते हैं कि वो एक बस छोटा सा पैकेज बन जाता है न्यूज़ चैनल्स पे कि जी वो आए और बस वो घर चले गए। इस बारी मेरा अपना ख्याल है कि दिस इज़ अ वेरी बिग डील, और इसको हमें आने वाली जो हमारी खेप है, जो कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह मामला रुकना नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करे। इसमें देखें ईगो की बात नहीं है, वो शख्स जो है वो उसने जो कलर्स पहने हुए थे वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस तमाम चीज़ में वैसे ही एक हैं, अवाम भी एक है, सियासतदान भी एक है, वो भी एक है। तो आपने इसमें ये नहीं करना प्लीज़ कि जी एयरपोर्ट से सीधा आप एक काम करें, गवर्नर हाउस में एक हमने रखा हुआ है फंक्शन, फिर सीएम हाउस में रखा हुआ है तो वहाँ इनको मिलने वहाँ नो। मेरे ख्याल में ये वो वाकई ये वो चीज़ है, ये वो इवेंट है जो मेरिट करता है कि हमारी पंजाब में, क्योंकि मुझे आई एम श्योर वो पंजाब में लैंड करेंगे, लाहौर में, तो तमाम मतलब मुझे पता उनका पूरा गाँव तो पहुँचा होगा वहाँ पर, लेकिन उनका इस्तकबाल करने के लिए हमारे टॉप डिग्नेटरीज जो हैं सूबे के वो पहुँची हैं। और मैं टॉप डिग्नेटरी से ये नहीं कह रहा कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं टॉप डिग्नेटरीज की बात कर रहा हूँ कि सीएम लेवल, गवर्नर लेवल लोग जो हैं उनको एयरपोर्ट पे होना चाहिए, उनको रिसीव करके, ताकि, और ये देखें मैं सियासी पहलू देना नहीं चाह रहा था इस सेगमेंट में, बट दे देता हूँ कि ये आपकी अपनी जो हुकूमती लेवल की पीआर है उसके लिए इससे ज़्यादा आसान मौका है ही नहीं आपके पास। बिल्कुल इससे ज़्यादा आसान मौका नहीं। और दूसरी एक और चीज़ वो ये कि ये इस वक्त दिखाने की ज़रूरत है कि हम चल के गए हैं इसके पास, ये इतना बड़ा, ये हमारे से बड़ा सेलिब्रिटी है इस वक्त, चीफ मिनिस्टर से लेके गवर्नर से लेके मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से लेके, इनको ये ज़रूरत है अवाम को दिखाने की कि भाई सेलिब्रिटी ये है, ठीक है, ताकि सब लोगों के अंदर ये उमंग पैदा हो कि अच्छा अगर हम इस तरह से पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आते हैं तो हमें ये जो हुक्मरान तबका है ये हमें सेलिब्रिटी समझेगा। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे ही हो। दूसरी चीज़ ये है कि अब ज़रा आ जाते हैं कि जो हार्डशिप्स इन्होंने देखी जी, देखिए हम जो ये बहुत ही गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ था,
इनके अपने भाई ये कहते हैं कि हम ईद के अलावा कभी हमने गोश्त भी नहीं था मिलता। 15 साल की उम्र में ये आइडेंटिफाई हुए एक साकी साहब थे हैं जो कि मियाँ चन्नू में होटलियर हैं, पुराने खुद एथलीट रह चुके हैं और अब वहाँ पे मुनक्किद कराते हैं टूर्नामेंट्स, एथलेटिक इवेंट्स। उन्होंने इसको देखा, इनके वालिद साहब से बात की, ये लड़का फुटबॉल भी खेलता था, ये लड़का हाई जंप भी करता था, ये लड़का स्प्रिंट भी करता था, क्रिकेट बॉलर भी था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो एथलीट होता है ना बड़ा ऑलराउंडर होता है, ठीक है एक्सेल उसने इसमें किया लेकिन वो एथलेटिक होता है इन ऑल फील्ड्स। तो अब वो बात ये थी कि इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, इनके भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने कहा जी हम जैसे तैसे करके कमाएंगे, तुम अपना इस पे फोकस करो। वरना आपको पता है हमारे यहाँ पे तो एक जो बच्चा है उसको यही समझा जाता है कि वो एक हेल्पिंग हैंड है, वो कमा के लाएगा कि बैठो आके बस काम करो। इनको जो उन्होंने वो फ्री हैंड दिया, फिर वो साकी साहब ने जो अपने विंग्स में ले लिया इनको शुरू में एक नौकरी की ऑफर हुई जो नहीं करने दी। ये कितनी बड़ी बात है, वरना बच्चे को नौकरी मिल रही हो पक्की पेंशन वाली, वो सब कहते हैं कि जी अब करियर सेट हो गया। उन्होंने नहीं करने दी कि तुम्हारा बहुत तुम आगे जाओगे। 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा नौकरी करवाई, मतलब ज़ाहिर स्पोर्ट्स बेस पे 17 वापडा में। 18 साल की उम्र तक ये पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ चुके हुए थे। और उसके बाद से सर 2022 में तो इनको कॉमनवेल्थ में गोल्ड मिल गया हुआ था ना, उसके बाद तो ये सेलिब्रिटी बन गए हुए थे ना। उसके बाद भी ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जिम में बगैर एसी के ट्रेनिंग कर रहे थे। मतलब ठीक है फील्ड में जब जाना है फेंकने के लिए हमारा जो इधर एनवायरनमेंट है 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन जब वो जिम में एक शख्स तो तब तो उसको एसी दे दो। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सरकार तो सरकार, यहाँ पे हम लोगों का भी बहुत बड़ा किरदार है। क्यों एक लड़का जब मेडल ले आया इंटरनेशनल, उसको क्यों मेंबरशिप की ज़रूरत है एक अच्छे जिम की? वो तो जहाँ बस वॉक इन करे और उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएं कि जी आए आप वर्कआउट करें। सर एक तो ये सर, बाकी सर मैंने तो हमने तस्वीरें भी देखी हैं और सब कुछ देखा है कि हमारी जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी उसका बड़ा अच्छा जिम है। तो वो उसके दरवाजे भी खोले जाएँ कि मतलब, क्योंकि सर स्पोर्ट्समैन है ना, मतलब क्रिकेट में तो हमने अनफॉर्चुनेटली देख लिया अभी कुछ महीने पहले क्या होता रहा है, तो वो तो अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं एनसीए की फैसिलिटीज़ को। तो अरशद नदीम को कहें कि आप आएँ हमारे साथ ट्रेन करें। सर ये देखें ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं इसको उसी पिछली वाले अपने पॉइंट से लिंक करूँगा कि इसमें ना आपने अब अपनी जो ईगोज वो उसको बीच में नहीं लाना। अभी से सर मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली कि हर पोलिटिकल पार्टी जो है वो ओन कर रही है। मतलब ये स्पोर्ट्स की बनने लगी मोटरवे, अरशद नदीम साहब, या 1122 या सी पैक कि जी नहीं तुसी नहीं असी किया सी, हमने लगाया था आपने किया, अब आप क्रेडिट ले रहे हैं। ये क्रेडिट वाली बात क्या है? मतलब वो आपके मुल्क का एक स्टार है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसका हाथ उनके सर पे था जो कि ये कर पाए, वो उसमें कोई ट्रेनिंग में इजाफा हुआ है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात तो ये कि अगर किसी का नहीं था तो उसको पकड़ें कि आपका क्यों नहीं था। जिसका था उसने कोई एहसान थोड़ी किया, अपना स्पोर्ट्समैन था, जाहिर है उसकी मदद करनी थी। बिल्कुल। और सर यहाँ पे देखें, अब मेरे ख्याल वो कल मैं असल में जब देख रहा ये इवेंट देख रहा था तो मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था, आप भी लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। हम तो सारा पूरा हमने मिनट बाय मिनट देखा है। तो मेरे साथ बच्चे भी थे और बाकी लोग भी थी, तो मैंने उनको कहा कि ये जो तो आप लोग फिर रहे हैं गौर से देखें कि ये हमारी एक ख्वाहिश थी कि हम अपने पाकिस्तानी हो जब तक हैं, हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक हमें एक गोल्ड मेडल इन आवर लाइफ टाइम देखने को मिले, जो कि हॉकी के ज़माने में तो शायद हमने उस तरह से नहीं देखा था, मतलब जो गोल्ड मेडल था, बट ये हमने देखा। सर ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। फिर सर इनकी तरबियत इतनी अच्छी है कि साकी साहब से पूछा तो अभी देखिए ना कि सिंस 2022 तो ये एक सेलिब्रिटी है, ग्लोबल सेलिब्रिटी है। लेकिन वो साकी साहब कहते हैं कि ये आज भी जहाँ मैं हूँ मेरे से पीछे चलते हैं, मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। मैं जब तक बैठूँ ना खुद बैठते नहीं हैं, क्योंकि इनको आज भी ये ख्याल है कि 15 साल का जब मैं था तो मुझे साकी साहब ने बनाया जो मैं आज हूँ। और यहाँ तक कि साकी साहब को जब हार्ट अटैक हुआ है तो ये नेशनल कैंप में थे, ये कैंप छोड़ के चले गए उधर, जिस पे साकी साहब ने डांटा कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हारा कैंप लगा है, वापस जाओ। सो ये अपब्रिंगिंग है, खानदानी आदमी सर। और आपने बेसिकली तो सर आपने स्क्रिप्ट तो लिख दी है सर, आदि तो आपने यही बता दी है, लेकिन सर ये खानदानी है। और यहाँ पे सर एक अजीब सी मेरे ख्याल में क्यों, जो कि बिल्कुल ही गलत एक सोच है, और मैं उसको मतलब आज डिबंक कर देता हूँ। और ये इतना बड़ा एग्जांपल हमारे पास है इस थ्योरी को डिबंक करने के लिए। लोगों को लगता है कि बिहेवियर और एटिकेट और जो हम्बलनेस है
वो एक अमीर तबके की एक उनकी चीज़ है जो वो रखते हैं अपने पास। मेरे तो ख्याल में हकीकत इससे बहुत बरक्स है। मेरे तो ख्याल में अगर आपके पेरेंट्स जैसे भी हों, वो अगर आपकी तरबियत इस किस्म की रखें जो इन शख्स की है, जो इन शख्स की नज़र आती है और ग्लेरिंगली नज़र आती है इनकी हम्बलनेस के अंदर, तो और मेरे ख्याल में उल्टा जैसे बाकी तबकों में ये कम होना शुरू होगी ये चीज़, ये सारा कुछ। और आप इसी को अगर कंपैरिजन ड्रॉ कर लें तो जो उसके पेरेंट्स हैं नीरज चोपड़ा के, उन्होंने भी बड़ा एक उनका भी वो रिस्पेक्ट करने वाला एक लड़का है। मतलब इस बात से हट जाते हैं कि मतलब वो इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस वक्त नहीं हो रही थी। हाँ, पोडियम पर अर्शद नदीम ऊपर खड़ा होगा और इंडियन फ्लैग नीचे होगा, दैट्स फाइन, वो आप उसको सेलिब्रेट करें जिसको सेलिब्रेट करना है, वो बात हम उसको आपसे ले नहीं रहे उस बात को। लेकिन हम कह रहे हैं एज अ पर्सन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ आप देखें कितनी है कि हम्बल बैकग्राउंड्स, हम्बल पेरेंट्स, खुद भी लोग इस किस्म के हैं। ये सर ये स्टार्स की ना एक रिकग्निशन की एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है। सर आप ये देखें कि जिस वक्त पिछला टूर्नामेंट जो नीरज जीता और ये उस सेकंड थे, और नीरज जब फोटो खिंचवा रहा था तो उसने इनको बुलाया ये पिछले इवेंट में और अपने फ्लैग के अंदर लेके वो तस्वीर खिंचाई। तो ये इतनी अच्छी बातें हैं ना, क्योंकि इवेंचुअली मैं आपको बताऊं कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि खित्ते ने मिल के तरक्की करनी है, और मिल के तरक्की तभी मुमकिन है जब आपस में अच्छे ताल्लुकात। हाँ, और सर ये तो आपने और मैंने बात भी की थी पहले कि अगर फ़र्ज़ करें अर्शद ब्रॉन्ज ले लेता है और नीरज गोल्ड ले लेता है, या अर्शद गोल्ड ले लेता है तो नीरज ब्रॉन्ज लेता है, ऐसे जो ऐसे चीज़ हुई है तो कोई नहीं, उसको एक्सचेंज कर लिया करेंगे कुछ देर के लिए, यार चेक करा तू चेक करा। तो खैर ये और एक टॉपिक है, मतलब इसको किसी ने करेंगे। आखिरी में सर एक और चीज़ सर जो तनकीद और फिर हम एक और ख़बर है हमारे पास वो करते हैं, वो ये कि सर कल एक ताजुब मुझे हुआ बड़ी एक चीज़ से कि हमारा जो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने ये इवेंट ही नहीं शाया किया। और उसके बाद मैंने फिर कहा ये हो नहीं सकता, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, क्योंकि ये तो ज़हन नहीं मानता इस बात को कि उन्होंने ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट चैनल पे आया ये सारा इवेंट पूरा दिखाया गया। सर इस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे ये पता चला है कि हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने राइट्स ही नहीं लिए। यानी कि आपका हमारे स्पोर्ट्समैन पे नेशनल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर का या नेशनल ब्रॉडकास्टर का कॉन्फिडेंस ये था कि यार राइट्स लेने का क्या फ़ायदा है, इन्होंने तो वापस आ जाना है। सर ये कितनी अजीब सी बात है, मुझे इसकी समझ ही नहीं आई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे वजह तो यही थी कि इनके पास पैसे ही नहीं होंगे बिड करने के, और दिखाना इसलिए ज़रूरी है, आपका अपने स्पोर्ट्समैन पे ट्रस्ट हो ना हो फिर भी ज़रूरी है। आपका कोई, मैं कहता हूँ एक भी एथलीट कम्पीट ही ना कर रहा हो फिर भी दिखाना ज़रूरी है। क्यों? जब तक दिखाओगे नहीं लोग एस्पायर कैसे करेंगे? बच्चे क्यों बनना चाहेंगे कोई चीज़ जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि ये जो काम है ये कोई बहुत बड़ा काम है। सो दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे फंड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर ऑस्टेरिटी दिखा देते हैं, जहाँ ऑस्टेरिटी दिखानी होती है वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। और सर वैसे तो मैं ये भी, क्योंकि आपने पैसों का जिक्र किया, कि मुझे याद है 2007 का T20 का वर्ल्ड कप था शायद, जिसमें राइट्स का इशू हुआ था। तो उसमें जब पाकिस्तान पहुंच गया आगे तक, तो ये मैं अगर मेरी डेट ऊपर नीचे तो उसकी माज़रत, मुझे काफ़ी जो है 2007 की बात है। तो हमारे जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है उन्होंने लास्ट इनिंग्स तक के राइट्स उस मौके पे उठाए। ये भी हो चुका है। और मेरे ख्याल में एक अदद ओलंपिक हॉकी इवेंट में भी ऐसा हुआ है, या किसी एक इवेंट में कि एक टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज थी सर एक, जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत आगे पहुंच गया था, आखिरी 30 मिनट्स के अंदर पाकिस्तान को कुछ रन चाहिए थे। तो ये भी हो चुका है इधर, जब वहाँ पे लोग इस किस्म के थे जो ज़रा पेट्रियाटिक लोग थे, उन्होंने कहा यार ये नहीं हो सकता कि हम ना दिखाएं इस चीज़ को। तो आपने आखिरी आधे घंटे के भी राइट्स मौके पे उठाए गए हैं। सर इस मुल्क में बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं इन द नेम ऑफ पेट्रियटिज्म, लेकिन कल रात को ये चीज़ लैकिंग थी। अगर तो इन्वेस्टिगेट कुछ करना है ना आपने, तो मेरे ख्याल में उनके जो भी है ना सीनियर लोग, उनसे पूछा जाए कि यार आपने दिखाया ही नहीं। और सर एंड में मतलब आगे चलते हैं कि आप ये भी देखें कि आप रेशियोज़ के ऊपर जाएं ज़रा। तो एक तो अरशद इन इज़ ओन राइट के मेरे ख्याल में 9 टोटल मेडल्स हैं। पाकिस्तान की मेडल वाइज स्टैंडिंग जो है, हमसाया मुल्क की बहुत बात करते हैं, वो इसके बाद तो और ऊपर चली गई है। आप ये देखें कि हमने भेजे 8 खिलाड़ी और हम लेकर आए 1 गोल्ड। बाकी मुल्कों ने बहुत सारे खिलाड़ी भेजे, इंडिया ने तो 100 से ऊपर खिलाड़ी भेजा हर तमाम स्पोर्ट्स के अंदर, गोल्ड उनको भी नहीं मिला। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि तादाद से होता है। बहुत लोग तनकीद कर रहे थे ना कि जी सिर्फ 8 से निकाल सकें आप एथलीट 24 करोड़ में से, वो बात अपनी जगह है, वो इंतज़ामी मामलात की बायस शायद ये इशूज़ हैं, क्योंकि इन सब स्पोर्ट्समैन को खुद फंड करना पड़ता है अपने आप का। आई होप दैट चेंजेस। बट जो स्टार होता है वो अकेला भी गया हो
तो वो गोल्ड ला सकता है। तो आपने इस रेशियो पे नहीं जाना कि हमने इतने कम लोग भेजे, इतने ज़्यादा लोग भेजे। एंड में रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट ये कि इस वक्त आप स्टैंडिंग में ऊपर कितने चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक चीज़, आपके स्पोर्ट्समैन कितने कम्पीट कर रहे हैं, आप कितने मेडल ला रहे हो। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है कि अमेरिका और चाइना बहुत ज़्यादा मेडल्स लेते हैं हमेशा। अच्छा, ये अमेरिका और चाइना कब से हुआ है? पिछले कुछ सालों से। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका और रशिया लेते होते थे। रूस बहुत ऊपर था। ठीक है, सो बुनियादी बात यह है कि आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये छलकता है आपकी स्पोर्ट्स के अंदर भी। सो आप ये दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है सर, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और आने वाले दिनों में तो हम सेलिब्रेट करेंगे इस विन को, आने वाले सालों में ये दिन हमें बिल्कुल भूलेगा नहीं। कल के रोज़ जो हुआ अर्शद नदीम ने जो किया, और हमें उम्मीद है, हम अपने शो के प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं कि अब आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपने इस पर डेवलप करना है। इससे बेहतर फाउंडेशन नहीं कोई ले कर सकता आपके ओलंपिक फ्यूचर के लिए। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। तो चलें सर, ये तो हमारी सारी बातें रही अर्शद नदीम की। आने वाले दिनों में हम ज़ाहिर है इसके अंदर जो अपडेट्स होंगे उनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। सर, थोड़ा सियासी मामलात भी चलते रहे कल के रोज़ इस जेवलिन वाले इवेंट से पहले। सर, देखा आपने, वैसे अब हम बातें करेंगे बिफोर जेवलिन इवेंट एंड आफ्टर जेवलिन इवेंट। तो लैंडमार्क कितना बड़ा है जी। चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने भी कल काफ़ी बयानात जो हैं उनकी तरफ से भी आए, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आए। 1 पेज का एक नारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बाकायदा बुलंद हुआ। वो ना सिर्फ ये कि अफवाज पाकिस्तान के साथ एक 1 पेज है, बल्कि उन्होंने कहा इत्तेहादी जमातें जो हैं हमारी, उनके साथ भी 1 पेज है। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आपका फसाद जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, और उसको ख़त्म करने के लिए आप जितने आसिम मुनीर और जितने शहबाज शरीफ हैं उनको आप देख लें तो वो हाजिर हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए। और उसके अलावा एक बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक सर शो हुआ है एक चीज़ का कि मामलात को एड्रेस किया उन्होंने और आवाम तक एक पैगाम पहुँचाया कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक सेम पेज एलिमेंट पे चल रही हैं। आपको याद होगा कि यही इसी किस्म की गुफ्तगू जो है 2018, 19, 20 तक भी चलती रही। कोविड के बाद भी PTI की तरफ से आती रही कि ये सेम पेज की याद दहानी जो है ये कराई जाए। आया इस हुकूमत के अंदर तो ये हमने पहली दफ़ा सुना है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसके अंदर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस इतनी जल्दी तब्दील हो जाते हैं कि हुकूमत को एक अपना दिखाना पड़ता है शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो उन्होंने बाकायदा तौर पर दिखाई, और उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर कॉन्वर्सेशन जो है वो बड़ी तरफ चलेगी कि जी नहीं, लेकिन देखें जी बानी PTI जेल में हैं तो वो ये कह देते हैं, तो आप ये कह देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। उसके अलावा शहबाज साहब ने यह भी कहा कि ज़रदारी साहब के साथ हमारी मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसके अंदर तमाम तर इशूज़ को हम डिस्कस करेंगे। बट सेम पेज का सर जो एक एलिमेंट है वो कल हमें बताया गया। देखिए, जो आपको ज़ाहिर है ज़्यादा तशवीश इस बात पर होगी कि जब इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो उसमें तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पावर में होती हैं वो ये कहती हैं कि जी हमारा, लेकिन आपकी तशवीश इस बारे में होगी कि जी उन्होंने इत्तेहादियों के बारे में भी ये कहा है। और इत्तेहादी जो हैं वो हमें पिछले कुछ दिनों से लग नहीं रहा था कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी साथ जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं है। वो आपको पता है कि हुकूमत में हिस्सा भी नहीं ले रहे, सिर्फ उन्होंने मतलब कुछ सेरेमोनियल सी पोस्ट्स रखी हुई हैं। लेकिन ये आपने कल का जैसे ही बयान का जिक्र किया है तो आज ही असम्बली में खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक चार्जशीट अदलिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खोली है। तो इस वक्त जो है ना बिहाइंड द डोर्स राब्ते तो बिल्कुल हो रहे हैं, चल रहे हैं, और ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आया इस वक्त ये सब कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है? देखें, वैसे तो ज़ाहिर है ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए, लेकिन क्या इस हुकूमत को ये शक हुआ था कि उनका वक्त मुख्तसर रह गया है इसलिए ये राब्ते उन्होंने शुरू किए हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का बहुत ज़्यादा शोर है कि 2 महीने में कुछ सरप्राइज़ होने जा रहा है और ये वो सारा कुछ। क्योंकि देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि सरप्राइज़ 2 महीने में नहीं होने जा रहा। मतलब हम अक्सर ये बात करते हैं कि शायद ये हुकूमत अपना मुद्दत मियाद पूरी नहीं कर सकेगी, लेकिन 2 महीने इज़ टू सून। तो 2 महीने में कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन इस तरह की बातें जब आती हैं तो ऐसे लगता है कि हुकूमत परेशान हो गई है। जब हुकूमत लगता है परेशान हो गई है तो वो फिर अपना वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में गुजारती है, और अगेन जो इंतज़ामी मामलात हैं वो हमें लगता है कि निगलेक्ट हो रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल। देखें, ये
अच्छा, इसके अंदर सर ये जो इस किस्म की पॉलिटिकल पोस्टरिंग होती है कि जी सब कुछ ठीक है, ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हर जो जमात हुकूमत में होती है उनका एक फ़र्ज़ होता है कि ये बताएं सबको, अपने फॉलोअर्स को ख़ास तौर पे। मसला सिर्फ सर यहाँ पे ये है कि आपने ना ये तो बता दिया कि सब कुछ ठीक है। हमने इसी शो पे बात की थी कि जो लाए अमल है ना, जो वे फॉरवर्ड है तमाम तर मसलों का, वो अगर आना शुरू हो जाए और उस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो वो इनसे ज़्यादा आपको ना अवाम को इफ़ेक्ट करेगा। मसलन हम इसी शो पे कहते हैं कि हमारा बिगेस्ट क्राइसिस एनर्जी है। आप मुझे बता दें कि इस वक्त एनर्जी पॉलिसी हमारी एज इट स्टैंड्स वो ये है कि आपने 50 बिलियन रुपीज़ जो है ट्रेजरी से निकाल के कंज्यूमर को बेनिफिट दे दिया 2 महीनों का, 84% कंज्यूमर को देने का सोच रहे हैं। या फिर आपका एनर्जी पॉलिसी ये है कि वैस लगारी साहब का कल का बयान है कि जी हम रिव्यू और टर्मिनेट, ये मैं बता रहा हूँ, कोई जुमला सुनिएगा कि रिव्यू भी कर रहे हैं और साथ साथ टर्मिनेट भी कर रहे हैं 9 IPP के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं। ये फैसला हो गया है। अच्छा जी, कैसे फैसला हो गया? ये सॉवरन गारंटीज़ हैं, इनके ऊपर अगर आपने फैसला ही कर लिया है कि हमने इनको बंद कर दिया, और ये वाकई में एनर्जी मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस चीज़ को अब ये पावर रखते हैं कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये भी गलत है ना। वो इस चीज़ को कहते हैं कि सिर्फ मेरे पास पावर है। ये तो सर एक बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और ये जो 9 या पता नहीं जितनी इन्होंने निशानदी की IPPs के, जिनके इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट हो जाती, खबर हम तक पहुँची है। और मैं तो देखें, जब मैं खबर पढ़ रहा था मुझसे नहीं ये बात हज़म हुई या मानी गई कि आप टर्मिनेट ही कर रहे हैं और बाकियों से रीनेगोशिएट कर रहे हैं। रीनेगोशिएट इन तक तो ठीक था, लेकिन आप रिव्यू एंड टर्मिनेट अगर कर देंगे तो फिर गुड लक गेटिंग फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल, बुनियादी बात ये है कि जितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पे आते हैं वो कहते हैं कि जी हालात बड़े नाजुक हैं, 3 साल बड़े मुश्किल हैं, 2 साल बड़े मुश्किल हैं। अच्छा ठीक है, आप बताएं कि 3 साल में लाहे अमल क्या होगा ताकि हमें पता हो कि मुश्किल कैसे काटनी है। वो कोई नहीं बताता। अगेन ये जो बार बार होती है ना कि हमारे पास वक्त है या नहीं है, भाई आप ये कहें कि जिसने हमें निकालना है निकाल दे, उसके पास कोई और ऑप्शन है, आप काम करें। एग्जैक्टली आप ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग में लगे हुए हैं। मतलब बिल्कुल सर, और यही सारी बातें हैं। और अगेन मैं मतलब शो का नोट एंडिंग नोट जो है वो मैं ये नहीं रखना चाह रहा, लेकिन ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं सर, इसके ऊपर भी करना है। बट ये आप देखें कि एक अपलिफ्टेड कौम है, एक अपलिफ्टेड अवाम है अरशद नदीम की वजह से, और उसके साथ साथ ये मसाइल भी चल रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी हैं, इनको भी आप मद्देनज़र रखते हुए कौम को एलिवेटेड रखें और काम करें, तो सर हम फिर सब साथ हैं, मतलब गोल्ड मेडल्स ऑल अराउंड। बाकी हमें आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।